प्राचीन भारतीय इतिहास एक ऐसा भाग है जहां से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसी यूजीसी नेट, पीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, पटवारी भर्ती परीक्षा, पुलिस भर्ती परीक्षा, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आदि अनेक परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर उमा आर्मो, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज का यह वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है क्योंकि इसमें प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली व उसकी व्याख्या को शामिल किया गया है। आशा है आपकी तैयारी में आपके लिए यह काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास महत्वपूर्ण शब्दावली के अंतर्गत हमारा सबसे पहला शब्दावली है जम्बू द्वीप। भारतवर्ष का सर्वाधिक प्राचीन नाम जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अघन्या। वैदिक काल में वध न की जाने वाली गाय को अघन्या कहा जाता था। नेक्स्ट अनश। वैदिक काल में बैलगाड़ी के लिए अनस शब्द प्रयुक्त होता था। आगे अदेवयु। देवताओं में श्रद्धा न रखने वाले को अदेवयु की संज्ञा दी जाती थी। नेक्स्ट है अब्रह्माण। वेदों को न मानने वाला व्यक्ति को अब्रह्माण कहा जाता था। जन। वैदिक कबीले जन कहलाते थे। ज्येष्ठक। गुप्त काल में श्रेणियों का प्रमुख ज्येष्ठक कहलाता था। नेक्स्ट है दास अथवा दस्यु। आर्यों के आगमन से पूर्व यहाँ के मूल निवासियों को आर्यों ने दास या दस्यु कहा। नेक्स्ट है दुहिता। वैदिक काल में दूध दूहने वाली अर्थात पुत्री को दुहिता कहा गया। नेक्स्ट है पणी। वैदिक काल में व्यापारी को पणी कहा जाता था। नेक्स्ट पत्तनम यानी कि बंदरगाह। संगम काल में तटवर्ती नगर पत्तनम कहलाते थे। नेक्स्ट है पुनर्भव। गुप्त काल में पुनर्विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को पुनर्भव कहा जाता था। नेक्स्ट है पेट। गुप्त काल में ग्रामों के समूह को पेट कहा जाता था। ग्रामों के समूह को पेट कहा जाता था, याद रखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है ब्रीही। वैदिक काल में चावल के लिए ब्रीही शब्द प्रयुक्त होता था। नेक्स्ट बलि। वैदिक काल में स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार बलि कहलाता था। नेक्स्ट है ब्रह्मादे। मौर्य काल में कर मुक्त भूमि को ब्रह्मादे कहा जाता था। आगे भागदूत। वैदिक काल में कर संग्रहण करने वाला भागदूत कहलाता था। ओके। नेक्स्ट है भाग। भूमि उत्पादन से कर के रूप में राजा को दिया जाने वाला 1/6 भाग को गुप्त काल में भाग कहा जाता था। ओके, ये गुप्त काल में कहा जाता था, ये याद रखेंगे आपको, ये इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है भोग। गुप्त काल में राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली भेंट भोग कहलाती थी। महत्तर। गुप्त काल में ग्राम सभाओं के सदस्य महत्तर कहलाते थे। आगे वार्ता। मौर्य काल में वाणिज्यिक, कृषि और पशुपालन को संयुक्त रूप से वार्ता कहा जाता था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखेंगे कि वार्ता किसे कहा जाता था मौर्य काल में, तो वाणिज्य, कृषि, पशुपालन के संयुक्त रूप को वार्ता कहा जाता था। नेक्स्ट है विष्टि। गुप्त काल में बेगार के लिए प्रयुक्त शब्द विष्टि कहलाता था। नेक्स्ट वास्तुभूमि। गुप्त काल में निवास करने वाली या निवास करने योग्य भूमि को वास्तुभूमि कहा जाता था। सार्थवाह। गुप्त काल में व्यापारिक समूह का नेता सार्थवाह कहलाता था। नेक्स्ट है स्पश। वैदिक काल में गुप्तचर स्पश कहलाते थे, याद रखिए इसको भी। सीता। मौर्य काल में राज्य की भूमि से होने वाली आय को सीता कहा जाता था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है सप्तांग। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत यानी राज्य के 7 अंग को सप्तांग कहा गया है, उल्लेखित है। ये अंग हैं सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से अंग हैं वो हम देख लेते हैं। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। नेक्स्ट है सप्त सिंधु। आर्यों ने भारत में अपने आदि प्रदेश के लिए सप्त सिंधु शब्द का प्रयोग किया है। भरत।
वैदिक आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण जनजाति भरत थी। इसके नाम पर पूरा देश भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट है विधिवत शुद्धि। संस्कार का अर्थ ही विधिवत शुद्धि है। नेक्स्ट है दंड नीति। मौर्यकालीन कानून और व्यवस्था को दंड नीति कहा गया। नेक्स्ट है अग्रहार। ब्राह्मणों को दी जाने वाली करमुक्त भूमि अग्रहार कहलाती थी। नेक्स्ट पुरुषार्थ जीवन के आधार स्तंभ। यह था मतलब जीवन के जो आधार स्तंभ थे वैदिक काल में या प्राचीन भारत के इतिहास में, जैसे कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पुरुषार्थ कहा गया। नेक्स्ट है पुरुष सूक्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10वें मंडल के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है कि 10वें मंडल में क्या वर्णित है। तो 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में विराट द्वारा 4 वर्णों का उल्लेख है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति का भी वर्णन यहाँ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है ऐतरेय ब्राह्मण। चारों वर्णों के कर्तव्य का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। जाबालोपनिषद। चारों आश्रम कौन कौन से थे वो चारों आश्रम? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का विवरण इससे प्राप्त होता है। कौन सी ग्रंथ है ये? जाबालोपनिषद। ओके। नेक्स्ट है धर्म विजय। समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय को रायचौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा दी है। तो ये भी याद रखना है कि धर्म विजय क्या है। तो समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय को रायचौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा दी है। ओके। नेक्स्ट है स्तूप। किसी वस्तु का ढेर या दुहा को स्तूप कहते हैं। अलवार। दक्षिण भारत के वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता है। किनको? वैष्णव संत, यानी कि वैष्णव को मानने वाले या उसके अनुयायी को अलवार कहा जाता था। नेक्स्ट है नयनार। दक्षिण भारत के शैव संतों, है ना, इससे पहले हमने पढ़ा वैष्णव संत के अनुयायी कौन थे, उनको अलवार कहा जाता था, और शैव संतों के अनुयायी को नयनार कहा जाता था। ओके। आहत सिक्के। भारत की प्राचीनतम यानी कि 5वीं सदी के लगभग में मुद्रा को आहत सिक्कों के नाम से जाना जाता था। इन्हें एक और पंचमार्क सिक्के के नाम से भी जाना जाता था। तो याद रखना है आपको। ओके। नेक्स्ट है बोगज कोई। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। याद रखना है आपको। ये 1400 ईसा पूर्व का है और इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है बोधिसत्व। बौद्ध धर्म दर्शन महायान का आदर्श शब्द बोधिसत्व है। तीर्थंकर। जैन परंपरा अनुसार जैन संत तीर्थंकर कहलाते थे, जिसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तथा 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अर्थशास्त्र। भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ जिसके लेखक कौटिल्य हैं। ये भी याद रखने योग्य बात है, इसको याद रखना है। नागर शैली। उत्तर भारत में हिमालय से लेकर विंध्य प्रदेश के भूभाग तक विकसित वास्तुकला की एक शैली है, जिसे नागर शैली के नाम से जाना जाता था। बेसर शैली। विंध्य से लेकर कृष्णा नदी के बीच दक्षिणावर्त में विकसित वास्तुकला की शैली को बेसर शैली के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है द्रविड़ शैली। कृष्णा नदी से कुमारी अंतरिप के बीच अर्थात आधुनिक तमिलनाडु में विकसित वास्तुकला की एक शैली है, जिसको द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है स्त्री धन। स्त्री की निजी संपत्ति जो वह दहेज या उपहार में अपने पिता के पक्ष से प्राप्त वस्तुएं जैसे कि आभूषण, जवाहरात आदि अपने साथ लाती है, उसे स्त्री धन के रूप में जाना गया है। नेक्स्ट है चैत्य। इसका अर्थ पवित्र कक्ष होता है। चैत्य का अर्थ होता है पवित्र कक्ष या पूजा गृह, जिसके मध्य में एक छोटा स्तूप होता था, जिसे दागोप के नाम से भी जाना जाता था। याद रखिए दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी पूजा होती थी। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो काल्य का चैत्य।
नेक्स्ट है सभा व समिति। वैदिक काल में ज्येष्ठ व अभिजात्य लोगों की संस्था जो राजा को प्रशासन में परामर्श देती थी समिति कहलाती थी। ये जो परामर्श देने वाली संस्था जो थी वो सभा थी, और समिति जो है वो केंद्रीय राजनीतिक संस्था जो जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति राजा की नियुक्ति और उसे पदच्युत करने का, उस पर नियंत्रण रखने का कार्य समिति का होता था। तो ये वैदिक काल में ये दो, सभा और समिति, बहुत महत्वपूर्ण संस्था के रूप में